अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम लोग एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं और एनिमल टिश्यू के बाद अब हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो ऑर्गेनिज्म हमको सिलेबस में दिया हुआ है। फ्रॉग, कॉकरोच और केचुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। तो उसमें से हमने कल कौन सा देखा था? कल हमने देखा था फ्रॉग, मेंढक को कल हमने देखा था ना हो। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो है तिल चट्टा, जिसको कहा जाता है कॉकरोच। क्या कहा जाता है इसको? कॉकरोच, जिसको हम क्या कहते हैं, तिल चट्टा। ठीक है ना हो। सबसे पहले ये कि जो तिल चट्टा है उसको हम कॉकरोच कहते हैं। कितने लोगों को मालूम था कि कॉकरोच को तिल चट्टा कहते हैं? कितने लोगों को मालूम है कि कॉकरोच को उर्दू में तिल चट्टा कहते हैं? जी, नहीं मालूम था। क्या बोलते हैं अभी तक आप उसको? जी, अगर आपके सामने कॉकरोच अगर आता है तो आप क्या बोलते थे? कॉकरोच ही बोले होंगे कभी, है ना? हाँ, तो उसको कहा जाता है तिल चट्टा। ठीक है, तो हमेशा हम उर्दू वाले लफ्ज छोड़ के इंग्लिश वाले लफ्ज ही बोलते हैं। वैसे मसला नहीं है, अलबत्ता ये है कि हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें एक जो दूसरा जानदार दिया हुआ है जिसका हमको एनाटॉमी मालूम करना है, मॉर्फोलॉजी मालूम करना है, वो है कॉकरोच तिल चट्टा। हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के जिस्म के अंदर क्या होती है? बाफ्ते होती है। और हमने कहा कि चार तरह की बाफ्ते होती है, जिसमें हमने कहा पहला बर आदमा बाफ्त, दूसरा दूसरा कौन सा होता है जी? इत्तेसाली बाफ्त तीसरा, उजलाती बाफ्त चौथा, जिसको हमने कहा अजबी बाफ्त। ठीक है, तो हमने चार तरह की बाफ्तों की बात किए थे और उन्हीं बाफ्तों के अरेंजमेंट की, उन बाफ्तों के जुड़ने पर हमारे जिस्म में क्या बनता है? अजू बनता है, ऑर्गन बनता है। और फिर उन्हीं से हमारे जिस्म का क्या बनता है? एक अजूवी निज़ाम बनता है, एक अज़ाई निज़ाम बनता है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो अब हमारे सामने ये ऑर्गन सिस्टम किस तरह से होता है, ये ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करता है, उसको समझाने के लिए तीन ऑर्गेनिज्म को हमारे सामने रखा गया है, जिनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला कल हमने मेंढक की बात की थी, फ्रॉग की बात किए थे। मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले मेंढक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंढक हमको आमतौर पे हमारे सामने ये एनिमल होता भी है, दिखता भी है, और चूंकि बड़ा होता है और इसके और हमारे जिस्म की सिमिलैरिटी और यकसानियत बहुत ज़्यादा है, तो इसको समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इसी तरह से अब एक और जानदार है जिसको कहा जाता है तिल चट्टा, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉकरोच कहते हैं। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये कि कॉकरोच, जिसको उर्दू में क्या कहा जा रहा है? तिल चट्टा। तिल चट्टा ये कैसा होता है? ये भूरा या काले जिस्म का जानवर है जिसे फाइलम आर्थ्रोपोड्स, कौन से वाले फाइलम में रखा हुआ है? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स किसको कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स उन जानदारों के खानदान को कहते हैं जिनके अंदर पैर, जो पैर होते हैं वो पैर जोड़दार होते हैं। उनके पैर कैसे होते हैं? जोड़ जोड़ के रखे हुए थे, उनको कहा जाता है आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स को ये कौन सी वाली क्लास में रखा गया है? तो आर्थ्रोपोड की जिस क्लास में का मेंबर है उसको कहा जाता है इंसेक्टा। क्या कहते हैं उसको? इंसेक्टा। तो यहाँ याद रखना है, आर्थ्रोपोड्स फाइलम और क्लास कौन सी है? इंसेक्टा में इसको क्या करके रखा गया है। फिर ये जो है, ये बहुत ज्यादा हमारे पास ट्रॉपिकी इलाके, ट्रॉपिकी इलाके मतलब जो ऐसे इलाके जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं, उन इलाकों में ये होते हैं जो गहरे पीले और जो गहरे पीले, लाल और हरे रंग का भी कॉकरोच पाया जाता है। तो हमारे पास जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहां पर पीले कलर के, लाल कलर के, हरे रंग के, इस तरह के भी कॉकरोच हमको दिखाई देते हैं। फिर इसका जो साइज होता है वो 1/4 इंच होता है, से 1 से 4 इंच से लेकर 3 इंच तक ये हो सकता है। फिर इसी तरह से 0.7.6 सेंटीमीटर तक ये होता है। और लंबा इसके पास क्या होता है? अब इसके पास होता है लंबा एंटीना। इसके पास क्या होता है? लंबा एंटीना। आपने देखा होगा उसके जो
है ना, उसके मुंह के सामने इस तरह से एंटीना लगे होते हैं। फिर उसके पास क्या होते हैं, पैर होते हैं और ऊपरी जिस्म के दीवार को चपटा हिस्सा जिसमें सर छुपा होता है, उसके जो दीवार होती है उसके ऊपर चपटा हिस्सा होता है जिसमें उसका क्या ढका हुआ होता है, सर ढका हुआ होता है। फिर ये रात में निकलने वाले हैं। ये कैसे होते हैं, रात में निकलने वाले हैं। तो दूसरी बात कि इनको कहा जाता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जागते हैं। दूसरा ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस है मतलब ये भी क्या करेंगे, कुछ कीड़े वगैरह खाने का काम करते हैं। फिर जो पूरी दुनिया में मरबूत जगहों पर, यानी मरबूत जगह मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा सड़न वाला इलाका होता है, इस तरह के जगहों में ये मौजूद होते हैं। ये लोगों के घरों में भी रहता है और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए वेक्टर और खतरनाक पेस्ट का भी काम करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो जैसे हमारे पास होते व्हीकल यानी गाड़ी, तो उसी व्हीकल और गाड़ी को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो एक बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसा हमारे पास मच्छर है, मच्छर को भी कहा जाता है वेक्टर। वो क्या करता है, किसी एक इंसान के जिस्म से मलेरिया को यानी प्लाज्मोडियम को लेके दूसरे इंसान के जिस्म में लेके चला जाता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, वेक्टर। तो इसी तरह से ये जो मच्छर, जो हमारा कॉकरोच है, ये भी कौन सा रोल प्ले करता है, वेक्टर का रोल प्ले करता है। झिंगुर, बहुत अच्छे। दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं इसको, झिंगुर कहते हैं। जीनत बाजी सही बोले, क्या कहते हैं इसको, झिंगुर कहते हैं। ठीक है ना। हम अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसकी शक्लियात की बात करें, तो हर जगह पाया जाने वाला जो बालिग कॉकरोच है, आमतौर पे जो कॉकरोच हमको दिखता है, उस कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है। जो कॉकरोच हमको दिखाई देता है, उस कॉकरोच के साइंटिफिक नेम की अगर बात करें, तो हर जगह पाया जाने वाला जो बालिग कॉकरोच है उसको कहा जाता है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। क्या नाम है उसका, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। पेरी प्लानेटा अमेरिकाना ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये नाम याद रखना है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या था, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या था, मेंढक का साइंटिफिक नाम क्या था जी, किसी को याद है, मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या था। हाँ, राणा टिगरीना, बहुत अच्छे अली साहब। ठीक है ना। हो तकरीबन 34 से 55 मिलीमीटर लंबा पर के साथ जो धड़ के टॉप से आगे तक नर में होता है, यानी अभी धड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है, और धड़ के भी ऊपरी हिस्से में ये होता है, जबकि ये मादा में नहीं पाया जाता। जबकि मादा में क्या नहीं होता, नहीं पाया जाता। ये बहुत कम उड़ने वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, बहुत कम उड़ने वाले होते हैं ना। अब इनके धड़ की अगर बात करें, तो इनकी धड़ के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो याद रखिए कि इनका जो जिस्म है, उस जिस्म को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब इनके जिस्म के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं उनको हम आगे देखेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके पास क्या होता है, हेड होता है। फिर इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, जिसमें एक एरिया होता है जो थोरैसिक होता है, दूसरा जो एरिया होता है वो क्या होता है, एब्डोमेन होता है। तो इनमें यहाँ पर याद रखना है कि इनके जिस्म के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, जिनको हम अभी वन बाय वन आगे देखेंगे। बस ये एक उसका स्ट्रक्चर है, खाका है, जो मैंने आपके सामने रखा है। अब हम इसको आगे वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो याद रखना है कि ये तकरीबन क्या होता है, 34 से 55 मिलीमीटर लंबा होता है। और इसके जो पर है, ये पर के साथ जो धड़ के टप से आगे तक कहाँ पर मौजूद होता है, नर में मौजूद होता है। यानी उसके जो पर होते हैं, ये जो जो पर लगेंगे, यानी धड़ से आगे तक होता है। यहाँ से ये यहाँ तक इसके क्या होते हैं, पर होते हैं, जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, जबकि ये मादा में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये बेसिक याद रखना है। और एक और चीज याद रखना, अक्सर आपने झिंगुर को देखा होगा, आपने तिलचिट्टे को देखा होगा, बहुत थोड़ी थोड़ी दूर उड़ के बैठ जाता है। वो एक साथ बहुत ज्यादा लंबी फ्लाई नहीं कर सकता, एक साथ बहुत लंबी उड़ान नहीं भर सकता। वो थोड़ी थोड़ी देर को क्या हो जाता है, बैठ ही जाता है। ठीक है ना।
नाउ अब अगर कॉकरोच की बात करें तो जो झिंगुर है, झिंगुर का जो जिस्म है वो सिगमेंटेड है। झिंगुर का जो जिस्म है वो कैसा है? सिगमेंटेड। कैसा है? सिगमेंटेड। सिग्नेटमेंट मतलब छोटे छोटे उसमें क्या है? टुकड़े हैं। उसका जो जिस्म है वो कैसा है? छोटे छोटे टुकड़ों पर है। और ये जो टुकड़े हैं इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक को कहा जाता है थोरैक्स, जैसा मैंने पहले कहा, दूसरा होता है सर, और तीसरा हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है? एब्डोमेन। तो इसके बाद जो सिगमेंटेड बॉडी है इसकी, ये जो पूरा सिगमेंटेड जिस्म है उसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन से तीन हिस्से हैं? तो एक होता है हेड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? उसका सर। दूसरा होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? थोरैक्स, जिसको हम कहते हैं छाती, है ना, जिसको हम कहते हैं हमारा सीना। ठीक है, अच्छा अल्फाज में उसको कहते हैं सीना। और इसी तरह से क्या होता है? एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है यहाँ पर हम आमतौर पे उसको क्या कहते हैं? पेट। क्या कहते हैं उसको? पेट। तो इस तरह से उसके जिस्म के अंदर कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से। और उसका पूरा जो जिस्म है वो कैसा है? सिगमेंटेड है, छोटे छोटे टुकड़ों पर डिपेंड है। फिर एक और चीज है, ये जो कॉकरोच है, तो कॉकरोच के जोहरी रुख की बाहरी बनावट अगर हम देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से है कि पूरा जिस्म एक सख्त काइटिन, पूरा जो जिस्म है वो एक सख्त काइटिन। काइटिन का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉलीसेकेराइड का मतलब है। काइटिन, काइटिन क्या होता है? काइटिन ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। और इस पॉलीसेकेराइड काइटिन की वजह से वो अपने जिस्म की क्या करता है? हिफाजत करता है। तो इसका जो पूरा जिस्म है ये एक सख्त काइटिन के बने बाहरी ढांचे से ढका होता है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इसके जो विंग्स है, इसके जो पंखे, यानी जिसके जरिए वो उड़ता है, जो पंख है, वो पंख के जरिए उसने क्या करके रखा है? अपने जिस्म को ढक के रखा है। लेकिन ये इनका इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं करता, इनका ये इस्तेमाल किसके लिए करता है? अपने जिस्म की हिफाजत करने के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात को याद रखना है। फिर हर एक हिस्से के बाहर, यहाँ पर क्या है? हर एक हिस्से के बाहर ढांचे में सख्त प्लेट होता है जिसके स्क्लेरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्क्लेराइड्स कहते हैं, जो एक पतली और लचकीली आर्टिकुलर झिल्ली के जरिए एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब इनके पास क्या होता है? इनके पास स्क्लेराइड्स होते हैं। और ये स्क्लेराइड्स क्या करते हैं? इनके जिस्म के जितने भी बाहरी हिस्से हैं उनकी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, उनका क्या करते हैं? बचाव करते हैं। और ये जो स्क्लेराइड्स है ये इनके जिस्म के अंदर पतली लचकीली आर्टिकुलर झिल्ली, आर्टिकुलर मतलब, आर्टिकुलर ये वर्ड, आर्टिक्यूलर, आर्टिक्यूलर ये जो लफ्ज है ये इंग्लिश में जब भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है नेटवर्क, इसका मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होगा तो इस आर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा? एक जाल की तरह, बहुत सारे जाल की तरह ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इनके पास जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो पतली और लचकीली झिल्ली के जरिए क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है? नहीं बेटा, सांप सिगमेंटेड नहीं होता है। शायान अंसारी बेटे, सांप को आपने अगर देखा होगा तो वो सिगमेंटेड नहीं होता, उसकी जो बॉडी होती है वो एक कंप्लीट बॉडी होती है ना, उसके अंदर कोई छोटे छोटे सिगमेंट्स नहीं होते। उसके मुकाबले में दूसरे एनिमल्स को अगर आप देखेंगे, जैसा हम अर्थवॉर्म पढ़ेंगे तो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर सिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ना अब अगर इसके सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके सर की, कॉकरोच का जो सर है उसकी बात करें। हमने कहा कि इसकी जो बॉडी है उसके अंदर तीन हिस्से हैं, एक है सर, दूसरा है धड़ और तीसरा है पेट। तो सर, धड़, पेट।
तो अब सर की बात करिए, तो इसकी जो सर की शक्ल है वो मुसल्लस नुमा है। इसका जो शक्ल है सर का वो कैसा है, मुसल्लस नुमा है। और ये तूलुल बलदी, ये कैसा है, तूलुल बलदी जिस्मानी महवर के जाविये खायमा पर आगे के हिस्से में पाया जाता है। अब ये बहुत जबरदस्त है। अब असल में उर्दू पढ़ रहे हैं हम, ये कैसा होता है, तूलुल बलदी, अर्जुल बलद, तूलुल बलद हम पढ़ते हैं ना ऊपर की साइड में, और जिस्मानी महवर यानी अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा तो कॉकरोच, अगर ये कॉकरोच का जिस्म है तो यहाँ उसका सर होता है और ये क्या है, महवर, यानी ऊपर की जानिब उसका क्या होगा, हेड होगा, जो जाविये खायमा, यानी जाविये खायमा का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जी, कितने लोगों को जाविया खायमा याद आ रहा है, जाविया खायमा सुनेंगे इससे पहले? हाँ, जाविया खायमा मतलब जी 90 डिग्री का एंगल है ना। तो इसका जो सर है उसकी बॉडी के साथ कैसा है, 90 डिग्री पे ऊपर की जानिब लगा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना इसकी जो सर की जो शक्ल है वो कैसी है, मुसल्लस नुमा है। तूलुल बल्दी मतलब ऊपर की साइड में, एंटेरियर साइड में। जिस्मानी महवर यानी जिस्म का जो महवर जा रहा है उसके जाविया खायमा पर आगे के हिस्से में पाया जाता है। फिर ये 6 हिस्सों पर बना हुआ है। इसका सिर्फ सर, इसका जो हेड है उसके अंदर कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से। उसका जो सर है, उसका जो हेड है, उस हेड के अंदर कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं। कभी कॉकरोच को गौर से देखे क्या, गौर को देखे कभी इसको, गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं। फिर ये जो 6 हिस्से हैं उनसे मिलकर इसका क्या बना होता है, सर बना होता है, और एक लचकीली गर्दन होती है। और क्या होती है उसके बाद, लश्करी गर्दन होती है, जिसकी वजह से सभी रुख में वो ज्यादा मुतहर्रिक होता है, यानी वो हर जगह दिखता है। आपने भी देखा होगा जब कॉकरोच बैठा रहता है तो वो खाली नहीं बैठा रहता, वो अपना हेड इधर उधर, सर अपना इधर उधर करता है। तो उसका रीजन क्या है कि उसके पास क्या होती है, लचकीली हड्डी होती है। कॉकरोच का सर बगली पहलू में होता है। कॉकरोच का जो सर है वो बगली, बगली पैरों का मतलब क्या होता है कि जो थोड़ा सा नीचे की जानिब वो दबा हुआ होगा, उसको कहा जाता है बगली पहलू। फिर इसके हेड कैप्सूल में, इसके हेड कैप्सूल में मुरक्कब आंख का एक जोड़ा होता है। यहाँ पर कल भी जब मेंढक की बात हो रही थी तो मेंढक के मामले में भी मैंने कहा था कि वहां जो आंख होती है, उस आंख को 2 हिस्सों में मैंने कहा था कि आंखें 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल आई, याद आ रहा है, और दूसरा मैंने कहा था कंपाउंड आई। एक को कहा था हमने साधा आंख, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है पेचीदा। तो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे पास फ्रॉग होता है, फ्रॉग के पास जो आंख होती है वो कैसी होती है, सादा आंख होती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच की जो आंख होती है, कॉकरोच की जो आंख होती है वो कैसी होती है, वो कंपाउंड आई होती है, पेचीदा आई होती है। तो ये बहुत अहम है, इसमें इसको याद रखना है कि जो फ्रॉग की आई है, फ्रॉग की जो आंख है, फ्रॉग की जो आंख है वो सादा होती है। और कॉकरोच की आंख की बात करें, झिंगुर की आंख की बात करें, तलचट्टे की आंख की बात करें तो वो कैसी होती है, कंपाउंड होती है, पेचीदा होती है। अब ये कंपाउंड और पेचीदा क्यों होती है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फोटो रिसेप्टर होते हैं, जिनको कहा जाता है ओमाइटिड्स। क्या कहा जाता है उनको, ओमाइटिड्स। ये ओमाइटिड्स क्या है, क्या करते हैं, तो ये लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर है, ये लाइट को कलेक्ट करते हैं। और इनके पास ऐसे कई सारे ओमाइटिड्स होते हैं जिनकी वजह से इनके पास जो इमेज बनती है वो छोटे 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 टुकड़ों में बनती है, पिक्सल के फॉर्म में बनती है। फिर इनकी जो आंख होती है, उस आंख के सामने, इनकी जो आंख होती है उस आंख के सामने झिल्लीदार सॉकेट से एक जोड़ा धागा जैसा एंटीना निकलता है। ये देखिए, ये इनकी आंख है, ये जो आंख है इस आंख को क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड आई। और इस कंपाउंड आई के आगे देखिए ये जो हिस्सा है इसको क्या कहा जा रहा है, एंटीना। क्या कहा जा रहा है इसको, एंटीना। फिर एंटीना जो होता है, इस एंटीना में हवासी रिसेप्टर्स होते हैं। हवासी रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है,
हवासी रिसेप्टर्स। हवासी रिसेप्टर्स का मतलब होता है, हवासी रिसेप्टर का मतलब होता है सेंसरी। क्या बोला जाता है इसको? सेंसरी रिसेप्टर। क्या बोला जाता है इसको? सेंसरी रिसेप्टर। यानी आपने देखा होगा कि ये जब भी कहीं पर बैठता है तो झिंगुर क्या करता है, अपने एंटीना से गोल गोल घुमाता रहता है। तो बेसिकली ये एंटीना गोल क्यों घुमा रहा है? क्योंकि उस एंटीना के ऊपर कौन है? सेंसरी रिसेप्टर, जो बाहर के अतराफ के माहौल को क्या करेंगे? महसूस करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, उस इन्वायरमेंट को महसूस करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? एंटीना। तो उस एंटीना में क्या होते हैं? हवासी रिसेप्टर होते हैं, जो माहौल को महसूस करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो वो देखेगा कि यार बाहर खाने के लिए कुछ अवेलेबल है या नहीं है, या बाहर कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं है, बाहर कोई शिकार मौजूद है क्या। तो वो क्या करेगा? वहां के माहौल से इस चीज को मालूम करने के लिए अपने एंटीना को हरकत देगा। फिर एक और चीज है कि इसका जो सर है, सर के अगले सिरे पर क्या होती है? अपेंडेजेस होती है। सर का जो अगला सिरा है इसका, उसके ऊपर अपेंडेजेस होती है, जो दहाने के काटने और चबाने वाले हिस्सों को बनाता है। जो क्या करता है? उसके दहाने की, यानी उसका जो मुंह है, उसका जो मुंह है, तो मुंह के काटने और चबाने वाले हिस्सों को बनाने का काम कौन करते हैं? अपेंडेजेस। अब इसके पास कौन कौन सी अपेंडेजेस है? तो इसके पास जो अपेंडेजेस होती है उसमें मैंडिबल होती है, उसमें लैब्रम होती है, उसमें लेबियम होती है, उसमें मैक्सिला होती है। दिस आर दी अपेंडेजेस। और ये सारी अपेंडेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? उसका मुंह बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? दांत है, हमारे पास टंग है, हमारा जो मुंह है उसके अंदर दांत है, उसमें टंग है। इनके पास क्या है? इनके पास अपेंडेजेस है। वो अपेंडेजेस मिलकर इनके जिस्म के अंदर क्या करेंगे? काटने का, चबाने का काम करेंगे। अब देखिए ये अपेंडेजेस किस तरह से इनके मुंह के अंदर अरेंज है, ठीक है। तो उनके मुंह के अंदर क्या है? मुंह के हिस्सों में, जो उनके मुंह के हिस्से हैं, उनके मुंह के हिस्सों में एक जो जोड़ा है, एक जोड़ा मैंडिबल, एक जोड़ा कौन है? मैंडिबल। कौन है? एक जोड़ा कौन है? मैंडिबल। ये एक और ये दूसरा, एक जोड़ा क्या है? मैंडिबल, जिसे लिबम या ऊपरी लिप्स कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? ऊपरी लिप्स। जैसा हमारा ऊपरी लिप्स है, वैसा इनका ये लिबम है, ऊपरी लिप्स है। तो उनका नाम क्या है? मैंडिबल। क्या नाम है इनका? मैंडिबल। मैंडिबल मतलब इनके क्या है? ये ऊपरी होंठ। क्या है ये? इनके ऊपरी होंठ होते हैं। फिर एक जोड़ा, एक जोड़ा किसका होता है? मैक्सिला। एक जोड़ा किसका होता है? मैक्सिला। ये देखिए एक जोड़ा किसका है यहाँ पर? मैक्सिला का है। तो यहाँ याद रखना है, एक जोड़ा मैंडिबल का है, एक जोड़ा मैक्सिबल का है, जो ऊपरी होंठ है, और दूसरा कौन सा है? निचला होंठ। ये कौन है? निचला होंठ। तो जिस तरह से हमारा ऊपरी होंठ है, निचली होंठ है, इसी तरह से इनका भी ऊपर का होंठ है, नीचे का होंठ है। ऊपर का जो होंठ है उसको कहा जाता है मैंडिबल, नीचे का जो होंठ है उसको कहा जाता है मैक्सिला। फिर इन होठों के बीच में क्या होता है? तो एक मीडियन। मीडियन मतलब दरमियानी। यहां जो वर्ड यूज हुआ है वो मीडियन, दरमियानी, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लोब। क्या होती है यहाँ पर? फ्लेक्सिबल लोब। जो जबान जिसको कहा जाता है हाइपोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है उसको? हाइपोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है? हाइपोफेरिंग्स। तो इनके पास क्या होती है? एक मीडियन, दरमियानी, यहाँ पर क्या होती है? जबान। और इस जबान को क्या कहा जाता है? इस जबान को कहा जाता है हाइपोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है इस जबान को? हाइपोफेरिंग्स। नाउ ये जो हाइपोफेरिंग्स होती है, ये हाइपोफेरिंग्स या ये जो जबान होती है, ये माउथ पार्ट यानी मुंह के जरिए कहफे के अंदर ढका होता है। मुंह के जरिए कहफे के अंदर क्या होती है? जबान ढकी हुई होती है। फिर
यहाँ पर ये जो मुंह है, इसका जो सर है, उसको याद रखना है कौन कौन से हिस्से हैं। यहाँ पर मैंडिबल है, यहाँ पर मैक्सिला है, फिर यहाँ पर लैब्रम है। एक हिस्सा यहाँ पर कौन होता है, लैब्रम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये सारे उनके मुंह के हिस्से हैं, इसके सर के हिस्से हैं ना। बच्चों यहाँ पर किसी को डाउट है, ये उनका सर है, सर के अंदर कोई डाउट है किसी को? ठीक ना। अब हम उनके थोरैक्स की बात कर रहे हैं। थोरैक्स मतलब उनके सीने की बात कर रहे हैं कि उसका सीना क्या है। तो उसका जो सीना होता है 3 हिस्सों का बना होता है, और वो 3 हिस्से कौन होते हैं? तो एक को कहा जाता है प्रोथोरैक्स। क्या कहा जाता है एक हिस्से को? प्रोथोरैक्स। एक जो हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है? प्रोथोरैक्स। और जो दूसरा हिस्सा होता है इसको कहा जाता है मीजोथोरैक्स। क्या कहा जाता है इसको? मीजोथोरैक्स। और जो तीसरा हिस्सा होता है इसको कहा जाता है मेटाथोरैक्स। तो कितने हिस्से हो गए? एक हो गया प्रोथोरैक्स, दूसरा हो गया मीजोथोरैक्स, और तीसरा हिस्सा हो गया मेटाथोरैक्स। कौन कौन से हिस्से हो गए? एक हो गया, एक कौन है? प्रोथोरैक्स, दूसरा कौन है? मीजोथोरैक्स, तीसरा कौन है? मेटाथोरैक्स। ठीक है। ये 3 हिस्से उनके कहां पर है? ये 3 हिस्से उनके जिस्म के सीने के हैं। किसके हैं? सीने के हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर उसका हेड है, यहाँ पर उसका कंपाउंड आई वाला हिस्सा है, यहाँ पर उसके जिस्म के अंदर एंटीना है। अब उसके बाद की बात हो रही है, तो उसमें 3 हिस्से देखिए। ये जो पूरा हिस्सा है सीने का, तो उसमें है प्रोथोरैक्स, दूसरा है मेसोथोरैक्स, और तीसरा हिस्सा कौन है? मेटाथोरैक्स। इस तरह से उनके जिस्म के अंदर कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से होते हैं इनके अंदर? 3 हिस्से ना। ऑसिलस क्या होता है बेटा? मैं आगे बताता हूं ऑसिलस। ठीक है। तो यहां पर उनके जिस्म के अंदर कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से होते हैं। फिर यहां पर जो मेटाथोरैसिक है और जो प्रोथोरैक्स है, तो प्रोथोरैक्स के एक छोटे से उभार के जरिए थोरैक्स से जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है? इनके पास कौन है? प्रोथोरैसिक है, मीजोथोरैसिक है और मेटाथोरैसिक है। फिर जो सर है, उस सर के पास कौन है? प्रोथोरैसिक। और ये जो प्रोथोरैसिक है, ये छोटे से उभार के जरिए क्या होता है? जुड़ा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है गर्दन। उसको क्या कहा जाएगा? गर्दन। इसका मतलब जो सर है, वो सर कहां पर जुड़ा हुआ होता है? गर्दन। और ये जो गर्दन है, ये प्रोथोरैसिक का एक छोटा सा हिस्सा है। वहां पर कौन जुड़ा होता है? वहां पर जुड़ा होता है सर। फिर हर एक थोरैक्स हिस्से में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अब ये जितने भी थोरैक्स है, कितने हैं? एक प्रोथोरैक्स है, एक मीसोथोरैक्स है और एक मेटाथोरैक्स है। तो हर थोरैसिक रीजन में वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर उनके पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां पर जोड़ी दिखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पर यानी विंग्स, यहाँ पर क्या होते हैं? पर होते हैं, यानी विंग्स होते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी हिफाजत भी करेंगे और थोड़ा बहुत जो वो उड़ सकते हैं उतना उड़ने में उनको मदद होती है। तो पहला जो जोड़ा है उसको कहा जाता है मीजोथोरैसिक। कहां पर होता है? मीजोथोरैसिक से। और जो दूसरा जोड़ा होता है वो कहाँ होता है? मेटाथोरैसिक पर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि प्रोथोरैसिक रीजन पे कोई भी पर मौजूद नहीं है। जितने भी पैर है, पैर इनके कहां पर है? तीनों भी सेगमेंट पर। लेकिन जो पर है, जो विंग्स है, वो सिर्फ 2 सेगमेंट पर है। एक मीजोथोरैक्स पर है और एक मेटाथोरैसिक रीजन पर मौजूद होता है। फिर इनका जो अगला पर है, ये मीजोथोरैसिक। अगला जो पर है मीजोथोरैसिक, जिसे टैगमीना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टैगमीना कहते हैं। ये डार्क, ओपैक और चमड़ेदार होता है। ये कैसा होता है? डार्क, ओपैक और चमड़ेदार होता है। यानी इनका जो अगला और पिछला, यानी जो पहला वाला पर है, ये वाले पर की बात हो रही है। ये जो पहला वाला पर है, ये पहले वाले पर को क्या कहा जाता है? टैगमीना। क्या कहा जाता है इसको?
टैगमीना। और ये कैसा होता है, ये डार्क और ओपेक होता है, यानी थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा, साफ साफ दिखाई देगा। तो ये कैसा होता है, डार्क होता है, ओपेक होता है और चमड़ेदार होता है। और जब ये आराम करता है तब पिछले पर को ढक लेता है। पिछले क्या होता है, जब ये आराम करेगा तो आराम करता है तभी क्या करेगा, पिछले पर को इसके जरिए क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो पिछले जो पर होते हैं उसके ऊपर ये किसको रख देता है, ये रख देता है अगले परों को, यानी पहले जो पर है उनको पिछले परों के ऊपर रखता है। फिर और जो दूसरे पर है उसके पीछे, यानी ये जो हिंड है ना, हिंड, तो बेसिकली ये इंग्लिश का हाइंड है। क्या है ये, इंग्लिश का हाइंड, हाइंड यानी पीछे, पिछले। तो यहां पर क्या होता है, हाइंड पर, हाइंड पर यानी पिछले पर। किसकी बात हो रही है, पिछले पर की उसकी बात हो रही है। ठीक है, पहले अगले परों की बात हुई, अब पिछले परों की बात हो रही है। तो जो पिछले पर होते हैं वो शफाफ होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये भी झिल्लीदार होते हैं। और इनका जो काम होता है वो होता है उड़ने में मदद करना। इनका जो काम होता है वो क्या होता है, उड़ने में मदद करना। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो थोरैसिक रीजन है, हमने कहा कि इनके जिस्म के अंदर तीन हिस्से हैं, एक है सर, दूसरा है धड़ जिसको थोरैसिक कह रहे हैं, और तीसरा होता है एब्डोमेन। फिर हमने कहा कि इनके पास जो थोरैसिक रीजन है, जो इनका सीना है, जो छाती है, उसको तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। फिर हमने कहा कि इन तीनों हिस्सों पे वहां पर पैर होते हैं, फुट होते हैं। फिर हमने कहा कि इन तीनों हिस्सों में से सिर्फ दो हिस्सों पर पर होते हैं, एक होता है मीजोथोरैसिक और एक पर की जोड़ जो होती है वो मेटाथोरैसिक। फिर हमने कहा कि जो अगले पर होते हैं और जो पिछले पर होते हैं, तो जो अगले पर होते हैं वो अगले पर कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं और चमड़ेदार होते हैं। जब ये आराम करता है उस वक्त वो क्या करता है, अपने जो पिछले पर होते हैं उनके ऊपर उनको ढक के रखता है, उनको छुपा के रखता है। और जो पिछले पर होते हैं वो शफाफ होते हैं और झिल्लीदार होते हैं। और ये जो पिछले पर है ये क्या करते हैं, उड़ने में इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ना, हाइंड विंग, क्या बोला है, हाइंड विंग। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक, नाउ अब बात हो रही है एब्डोमेन की। जो झिंगुर है, जो तिलचिट्टा है, जो कॉकरोच है, उसके बात हो रही है। तो अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि उनका जो एब्डोमेन है, उस एब्डोमेन में क्या होता है, मादा और नर, मादा या नर और मादा दोनों में एब्डोमेन 10 हिस्से का बना होता है। यहाँ पर जो एब्डोमेन है, जो पेट है, इस पेट के अंदर जो हिस्से है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पर जो हिस्से होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पर 10 हिस्से होते हैं, या यहाँ पर कितने होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। और मादे में 7वां स्टर्नम नाव की शक्ल का होता है, यानी यहाँ पर जो 7वां सेगमेंट होता है उसको कहा जाता है स्टर्नम। और ये जो स्टर्नम होता है ये एक नाव की तरह शक्ल में होता है। 8वीं और 9वीं जो हिस्सा है उस पर स्टर्ना के साथ एक ब्रोड या जीनाइटल पाउच होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक ब्रूड या जीनाइटल पाउच होता है। क्या होता है वहां पर, एक ब्रूड, और उसको दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, जीनाइटल पाउच। क्या कहा जाता है इसको, जीनाइटल पाउच होता है, जिसके अगले हिस्से में फीमेल, यानी उसका जो शुरुआती हिस्सा होता है उसमें फीमेल स्पर्मेथिकल पोर, क्या होती है, फीमेल स्पर्मेथिकल पोर, या उसको कहा जाता है गोनोपोर, और कोलैटरल ग्लैंड पाया जाता है। अब ये बहुत अहम है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यार ये अचानक में इतने सारे क्या वर्ड्स आ गए।
इन सारे वर्ड्स को हमको समझना होगा। पहली बात कि हम ये कह रहे हैं कि नर और मादा है, उसमें 10 हिस्से हैं, 10 सेगमेंट्स है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो मादा है उस मादा के अंदर जो सातवां स्टर्नम है, सातवां जो सेगमेंट है, वो जो स्टर्नम है, वहां नाव की शक्ल होती है। और आठवें और नवें में क्या होता है, स्टर्ना होता है। और उसके साथ एक ब्रूड या जिनेटल पाउच होता है। अब ब्रूड या जिनेटल पाउच क्या है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सातवां सेगमेंट, क्या है यहाँ पर, सातवां सेगमेंट। और यहाँ पर है छठा सेगमेंट, यहाँ पांचवा और यहाँ चौथा, तीसरा और दूसरा। ठीक है, ये एब्डोमेन की सेगमेंट की बात हो रही है, ये पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ उसके पेट के हिस्से के अंदर जो सेगमेंट है उनकी बात हो रही है। अब इनके जो पेट के हिस्से है उसमें देखिए आप कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फीमेल जेनाइटल पोर। कौन है, फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर का मतलब क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर का मतलब है जो मादा है उस मादा का जो तौलीदी पार्ट है, उस तौलीदी पार्ट का जो ओपनिंग है, उस तौलीदी पार्ट का जो शुरुआत का हिस्सा है, जो मुंह है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि इसका जो अगला हिस्सा है जेनाइटल पाउच की जो स्ट्रक्चर है, इस जेनाइटल पाउच के अंदर क्या होता है, इसके अगले हिस्से में फीमेल पोर क्या होती है, फीमेल पोर, या जिसको हम कहते हैं स्पर्मेथिकल पोर, या जिसको कहा जाता है गोनोपोर। ये क्या होती है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जेनाइटल पाउच। ये क्या है, जेनाइटल पाउच। अब इस जेनाइटल पाउच के अंदर दो हिस्से हैं, एक है जेनाइटल चैम्बर, एक हिस्सा कौन है, जेनाइटल चैम्बर, और दूसरा जो हिस्सा है वो है वेस्टिब्यूलम। दूसरा हिस्सा कौन है, वेस्टिब्यूलम। अब ये जो जेनाइटल पोर्स की बात हो रही है, जेनाइटल चैम्बर की बात हो रही है, ये बेसिकली वो हिस्सा है जहां पर क्या होगा, एग और ओवम यानी इंटरेक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन का अमल वहां पर होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड कौन से है, कोलैटरल ग्लैंड है, जो वहां पर रुतुबत वहां पर सिक्रीशन करेंगे, जिसकी वजह से एग का मिलना होगा। और इसको और डिटेल में हम आगे डिटेल में जब हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और तौलीदी आजा पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये जो हो गया, क्या हो गया, इसका अगला हिस्सा हो गया। अब पिछले हिस्से की बात हो रही है, तो पिछले हिस्सा जिसे क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूलम। क्या कहा जाता है इसको, वेस्टिब्यूलम कहते हैं, जिसमें ऊथिका बनता है, जिसमें क्या बनता है, ऊथिका। अब ये ऊथिका क्या है, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो फीमेल है, उस फीमेल के जो अंडे होते हैं यानी जो एग होते हैं, oocytes होते हैं, उनकी ये बात हो रही है कि वो आगे चल के क्या बनाएगा, ऊथिका। ऊथिका क्या होता है, ये एग के साइड, एक के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, ताकि वो जो बच्चे हैं, वो जो अंडे हैं, वो जब बाहर जाए तो उनको कोई नुकसान ना हो, तो उनका उनके ऊपर एक कवरिंग बनाई जाती है, उसकी बात यहाँ हो रही है। फिर नर में जेनेटल पाउच या चैम्बर्स के पिछले हिस्से में होता है। ये जो नर है, नर में क्या होता है, ये जो जेनेटल पाउच है या जो चेम्बर है, ये जुमर के मतलब कल भी हमने पढ़ा था कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके क्या होते हैं, ये पिछले हिस्से में होते हैं। तो यहाँ बेसिक चीज याद रखना है, वो क्या है कि इनका जो एब्डोमेन है, इनका जो पेट है, उस पेट के अंदर कितने 10 हिस्से होते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ब्रूड या जेनेटल पाउच होता है इन केस ऑफ फीमेल, जिसके अगले हिस्से में क्या होता है, स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिकल पोर क्या होती है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि स्पर्मेथिका ये एक थैली की तरह दिखने वाली साफ्त होती है। और ये थैली की तरह दिखने वाली साफ्त क्या करती है, अपने अंदर स्पर्म को जमा करके रखती है। और वो जो पोर है, पोर का मतलब होता है होल, तो वो जो थैली है, उस थैली का जो मुंह होता है उसको कहा जाता है स्पर्मेथिकल पोर। और उसी को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, गोनोपोर, यानी थैली की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, जिसका मुंह और उसको एक होल है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी कंप्लीट बात अगर नहीं समझ में आई तब भी कोई टेंशन नहीं, आगे हम इसको क्लियर करेंगे।
ना वहां पर हमने देखा मेल वाला, अब वहां पर किसका देखा हमने, मादा का। अब हम यहाँ नर की बात कर रहे हैं, तो नर में क्या होता है, नर में जो जिनाइटल पाउच होता है, हमने क्या कहा, जो नर होता है, नर में जो जिनाइटल पाउच होता है या जो चैम्बर होता है जिसम के पिछले हिस्से में होता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जिनाइटल पाउच है और यहाँ पर जो नर का हिस्सा है वो उसके पिछले हिस्से में है, उसके पीछे के साइड में होता है। जो जोहरी, नवी और 10वीं टरगा, टरगा मतलब वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं, और बतनी, नवी स्टर्नम के जरिए ढका होता है। तो और इसको भी क्या करके रखा जाता है, बतनी यानी अंदर की जानिब और जोहरी यानी बाहर की जानिब। तो जोहरी बाहर यानी बाहर की जानिब वो 9वीं और 10वीं टरगा से होता है, और बतनी में क्या होता है, 9वीं स्टर्नम के जरिए क्या होता है, ढका होता है। फिर इसके जोहरी जो हिस्से होते हैं यानी सामने वाले हिस्से में एल्स बतनी हिस्सा में नर जिनाइटल पोर और गोनो गुनेपोफाइसिस क्या होता है, गिनेपोफाइसिस। अब देखिए यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके जोहरी हिस्से में क्या होती है, एनएस यानी क्या होती है, एनएस होती है, जो बतनी हिस्से में नर जेनाइटल पोर और गेनापोफाइसिस होता है। जो कहाँ पर हो रहा है, नर के अंदर जेनाइटल पोर है। जेनाइटल पोर अगेन वो जो ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जेनाइटल पोर का मतलब क्या होता है, तौलीदी अजू का मुंह, ठीक है, उसको लगाता है। और दूसरा कौन है, गोनेपोफाइसिस। दूसरा कौन होता है, गोनेपोफाइसिस, जो उसका आगे का हिस्सा होगा उसको कहा जाता है गोनेपोफाइसिस। फिर नर में एक जोड़ा छोटा धागा जिसे एनल स्टाइल, क्या कहा जाता है इसको, एनल स्टाइल। देखिए ये जो है ना, ये छोटा धागा है, इसको कहा जाता है एनल स्टाइल। क्या कहा जाता है इसको, एनल स्टाइल, जो मादा में नहीं पाया जाता। अगर आपको मादा और नर इन दोनों को पहचानना है तो उन दोनों के अंदर क्या होगा कि जो नर होगा उसमें एक जोड़ा छोटा सा धागा होता है जिसको क्या कहा जाता है, एनल, क्या कहा जाता है इसको, एनल स्टाइल। दोनों नर और मादा, दोनों भी नर और मादा के 10वें हिस्से में एक जोड़ा जुड़ा हुआ धागे का धागेदार शाफ्ट पाया जाता है जिसे एनल सिरकाय, क्या कहते हैं उसको, एनल सिरकाय। क्या कहते हैं इसको, एनल सिरकाय। तो यहाँ बहुत बेसिक चीज याद रखना है कि नर में एक जोड़ा छोटा सा धागा है जो एनल स्टाइल होता है, वो मादा में नहीं है। और मादा और नर दोनों में एक और छोटा सा जुड़ा हुआ धागा होता है जिसको क्या कहा जाता है, एनल सिरकाय। तो यहाँ याद रखना है कि जो एनल स्टाइल है, इस एनल स्टाइल की बेसिस पे हम नर और मादा इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन नर है और कौन क्या है, मादा। नाउ अब हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जिस तरह से पूरा मेंढक की एनाटॉमी की बात की है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अमल इन्हेजाम या इन्हेजामी नली कैसी होती है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके जिस्म में अमल तनफ्फुस कैसा होता है, फिर हमने उनके जिस्म के अंदर जो दौरान खून है। तो इस तरह से हम इस झिंगुर के अंदर भी ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, वन बाय वन देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये एक ही घंटे में हमको इस पूरे टॉपिक को कवर करना है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है ना। हम एनाटॉमी की अगर बात करें तो जिस्म में पाए जाने वाले जो इन्हेजामी नली है, इन्हेजामी नली का मतलब क्या है, एलिमेंटरी कैनॉल। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एलिमेंट्री कैनॉल। और इस एलिमेंट्री कैनॉल के अंदर क्या होते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ जो एलिमेंट्री कैनॉल है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी, तो एक एलिमेंट्री कैनॉल होती है उसको कहा जाता है फोरगट, क्या कहा जाता है इसको, फोरगट। दूसरी होती है उसको कहा जाता है मिडगट, क्या कहा जाता है इसको, मिडगट। तीसरी जो होती है उसको कहा जाता है हाइंडगट, क्या कहा जाता है इसको, हाइंडगट। तो मिडगट, फोरगट, मिडगट और क्या कहा जाता है, हाइंडगट। फिर मुंह एक छोटे ट्यूब्यूलर फेरिंग्स
कहाँ पर जाके खुलता है? ट्यूब्यूलर फेरिंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये फेरिंग्स है, यहाँ पर आके क्या होता है? मुंह खुलता है, जिसमें एक पतला ट्यूब्यूलर रास्ता बनता है, जिसमें से क्या होता है? छोटा सा पतला ट्यूब्यूलर रास्ता बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? एसोफेगस। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है? एसोफेगस। जिस तरह से हमने हमारे इंसानों के अंदर बात किए थे, मुंह होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, उसके बाद एसोफेगस होता है, यहाँ पर भी इसी तरह से है। फिर यहाँ पर क्या होता है? एक थैले जैसी बनावट होती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉप। जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉप। तो यहाँ देखिए ये थैले जैसी एक बनावट है, जिसको क्या कहा जाता है? क्रॉप, जो ग़िज़ा का ज़ख़ीरा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? ग़िज़ा को जमा किया जाएगा, उसको ज़ख़ीरा किया जाता है। फिर ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप गिज़ार्ड या प्रोवेंटिकुलरिस, कहाँ पर जाके? प्रोवेंटिकुलरिस या गिज़ार्ड के साथ होता है। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है? गिज़ार्ड, या उसको कहा जाता है प्रोवेंट्रिक्युलरिस। प्रोवेंट्रिक्युलरिस क्या कहा जाता है इसको? प्रोवेंट्रिकुलरिस के साथ होता है। फिर इसमें उजलों की एक बैरूनी दबिश है, और अंदर की तरफ मोटा क्यूटिकल, अंदर एक क्या होता है? मोटा क्यूटिकल होता है, जो 6 काइटिन प्लेट से बना होता है। किससे बना होता है? 6 काइटिन। किससे बना हुआ है वो? 6 काइटिन प्लेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हिस्सा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गिज़ार्ड। गिज़ार्ड बेसिकली हमारा वो हिस्सा, कॉकरोच का बॉडी का वो हिस्सा है, जो खाने के हजम में मदद करेगा, जो छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करेगा। इसलिए ये जो हिस्सा होता है, इसमें उजलों की यानी मसल्स, याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उजलों की एक बैरूनी दबिश है, और अंदर की तरफ एक मोटा क्यूटिकल होता है, जो किससे बना हुआ है? 6 काइटिन प्लेट से बना होता है। और ये जो 6 काइटिन प्लेट्स होती हैं, उनको वहां पर क्या कहा जाता है? दांत कहा जाता है, या उनको क्या कहा जाएगा? वहां के टीथ कहा जाएगा। तो उनके पास जो टीथ होते हैं, उनके पास जो दांत होते हैं, वो दांत किससे बने हुए हैं? काइटिन प्लेट से बने हुए हैं। फिर गिज़ार्ड जो होता है, गिज़ार्ड ग़िज़ा के टुकड़ों को, गिज़ार्ड क्या करता है? ये जो गिज़ार्ड होता है, ये ग़िज़ा के टुकड़ों को क्या करता है? ये ग़िज़ा के टुकड़ों को पीसने में क्या करता है? मदद करता है। जो भी ग़िज़ा के टुकड़े आ गए, उन ग़िज़ा के टुकड़ों को ये क्या करेगा? पीसने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो बच्चों यहाँ तक जो था ना, वो गट था। ये क्या था? फोर गट था। और फोर गट के अंदर ये सारे हिस्से हैं। पूरा फोर गट यानी जो पिछला हिस्सा है, सॉरी, जो अगला हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा है, क्यूटिकल के जरिए घिरा होता है। फोरगट और मिडगट, फोरगट और मिडगट यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी गिज़ार्ड तक। फोरगट और मिड, फोरगट हो गया यहाँ। अब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के मिलाप यहां पर होना चाहिए था, मिलाप या मिलान। पर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल क्या होती है? ब्लाइंड। क्या होती है? ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये फोरगट है, ये मिडगट है, और यहां पर इस तरह का समझिए कि ये स्ट्रक्चर है, जिसको हम कह रहे हैं फोरगट, और यहां पर ये जो हिस्सा ये मिल रहा है। अब यहां पर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ये ट्यूब जो है यहां से बंद है, ये ट्यूब जो है वो यहां से क्या है? बंद है। तो ये बंद होने की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? ब्लाइंड ट्यूब्यूल। क्या बोला जा रहा है इसको? ब्लाइंड ट्यूब्यूल का एक रंग पाया जाता है, जिसे हेपेटिक गैस्ट्रिक सीकाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेपेटिक या हेपेटिक गैस्ट्रिक सीकाई। क्या कहते हैं उसको? हेपेटिक सीकाई, या उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक सीकाई। क्या कहते हैं उसको? हेपेटिक सीकाई या गैस्ट्रिक सीकाई कहते हैं। तो ये पूरा एक रिंग होता है,
ये जो हिस्सा होता है ये पूरा एक रिंग होता है। तो यहाँ याद रखिए कि एक रिंग पाया जाता है, एक पूरा गोल दायरा पाया जाता है। उस गोल दायरे को क्या कहा जाता है? हेपेटिक गैस्ट्रिक सिकाई कहते हैं, जो हाजमे का रस बनाता है। ये क्या करेगा? हाजमे का रस बनाएगा। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये वहां पर जूस बनाते हैं। कौन सा जूस बनाते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव। कौन सा जूस बनाते हैं? डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, या जिसको कहते हैं हम हाजमे का रस कहते हैं। फिर मिड गट और हाइंड गट। हमने पहले कहा कि फोर गट है, यहां से यहां तक का जो हिस्सा ये कौन सा है? फोर गट है। ये हिस्सा जो है ये मिड गट है। और अब यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा हिस्सा है ये कौन है? हाइंड गट, पिछला वाला हिस्सा। ठीक है ना? जो हाइंड गट है, तो हाइंड गट और मिड गट इनका जो मिलान है या जो एक जगह मिल रहे हैं, पर दूसरा 100 से 150 पीले रिंग का पतला धागेनुमा मालफिजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। यहाँ पर एक और हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं उसको? मालफिजियन ट्यूब्यूल। तो ये देखिए धागेनुमा, ये जो शक्ल है, ये धागेनुमा जो शक्ल है, इसको क्या कहा जाता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये हेमोलिम्फ से खारिज होने वाले, किससे खारिज होने वाले? हेमोलिम्फ से खारिज होने वाली चीज को हटाने में मदद करता है। यानी बेसिकली ये क्या करता है? ये जो काम करता है, ये खारिज होने वाली मतलब वो अशिया जो फजूल है, गंदगी है, फाजिल चीजें हैं, फजूल की चीजें हैं, उनको जिस्म से खारिज करने में क्या करता है? मदद करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इससे खराजी अमल में क्या करती है? मदद करती है। इसलिए अक्सर हम ये कहते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इन केस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ होता है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मालफिजियन ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। फिर एक और चीज याद रखिए, जो हाइंड गट है, हाइंड गट मिड गट से बड़ा होता है। हाइंड गट जो होता है वो मिड गट से बड़ा होता है, और जो कोलोन, इलियम, रेक्टम में तकसीम होता है। अब यहाँ पर तीन हिस्से बनेंगे। तीन हिस्से कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा रेक्टम, एक बनेगा इलियम, और एक बनेगा यहाँ पर कोलोन। तो इस तरह से यहाँ पर कितने हिस्से बनते हैं? तीन हिस्से बनते हैं। रेक्टम रेक्टम एनस के जरिए जिस्म से बाहर खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जुमर। एनस के जरिए क्या होता है? बाहर खुलता है बॉडी से, एक जिस्म से क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी फासिद मादा होगा, वो उसको क्या करेगा? जिस्म से बाहर लेकर जाएगा। जी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यानी मेंढक के जिस्म के अंदर और कॉकरोच के जिस्म के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है। कुछ चीजें यहाँ पर ज्यादा है और कुछ चीजें जो मेंढक के जिस्म में कम थी, और उससे कम चीजें ह्यूमन के जिस्म में रहेगी। ठीक है। तो ह्यूमन का जिस्म चूंकि हम पढ़ रहे हैं और वो हमारे लिए समझना बहुत आसान है, उसके कंपैरिजन में मेंढक को समझना, उसके कंपैरिजन में और थोड़ा हम किसको समझ रहे हैं? कॉकरोच को। और कॉकरोच का ये पूरा निजाम इंहिजाम है, जिसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोरगट यानी अगला, दूसरा होता है मिड गट जो दरमियान, और तीसरा हिस्सा होता है जो हाइंड गट होता है, पिछला होता है। आपने क्या करना है? आपने घर में एक ट्री डायग्राम बनाना है, और उस ट्री डायग्राम के अंदर ये तीन हिस्से लिखना है। तो आप सर, उसके बाद थोरैसिक, उसके बाद एब्डोमेन, उसके बाद अमले निजाम, इन सब के लिए ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम बना बना के उनके हिस्से लिखते चले जाएंगे, तो आपके लिए इनको याद रखना बहुत आसान रहेगा। अगर आप इनको इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके अगर नहीं करेंगे, तो ये चीजें आपको याद होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आसान तरीका ये है कि आप उनके लिए ट्री डायग्राम वगैरह बनाएं। ठीक ना हो? अब ये बहुत अहम है बच्चों, इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मजेदार भी है। वो क्यों? कि अब हम बात करने वाले हैं दौरानी निजाम। हम किसकी बात करने वाले हैं? दौरानी निजाम। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्क्यूलेटरी सिस्टम।
क्या कहते हैं हम इसको? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, खून का दौरानी निजाम, है ना। अक्सर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? खून का दौरानी निजाम ना। जो कॉकरोच है, तो कॉकरोच का खून दौरानी निजाम एक खुले किस्म का होता है। देखिए मैंने कल भी बताया था कि जो दौरान खून है, दौरान खून दो तरह से होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं खुला दौरान खून, खुला, एक होता है जिसको हम कहते हैं खुला दौरान खून, और दूसरा जो होता है वो होता है बंद दौरान खून। एक होता है खुला दौरान खून, एक होता है बंद दौरान खून, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ना। खून की नली, खून की नली यहाँ पर क्या होती है? बहुत कम होती है, जो एक जगह पर खुलते हैं, जिसे हेमोसील कहते हैं। खून की नली बहुत कम होती है जो एक जगह पर खुलती है, जिसे हेमोसील कहते हैं। हेमोसील में पाए जाने वाला विसिरल उजू, विसिरल उजू का मतलब क्या है? यहाँ पर ये इंग्लिश का वर्ड है, उसको उन्होंने उर्दू में लिख दिया, दैट इज विसिरल। विसिरल मतलब अंदरूनी। विसिरल का मतलब क्या होता है? विसिरल का मतलब होता है अंदरूनी। विसेरल का मतलब क्या होता है? अंदरूनी। ये विसेरल उजू खून में डूबा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हेमोलिम्फ बेरंग, यहाँ पर जो लिम्फ है हेमोलिम्फ बेरंग प्लाज्मा और हेमोसाइट्स का बना होता है। अब यहाँ पर याद रखिए, इनका जो खून है उसको खून ना बोलते हुए उसको बोला जाता है हेमोलिम्फ। क्या बोला जाता है उसको? हेमोलिम्फ। और इस हेमोलिम्फ में दो चीजें होती है। एक कौन होता है? एक होता है बेरंग प्लाज्मा। क्या होता है? बेरंग प्लाज्मा, या हम कहेंगे कलरलेस प्लाज्मा। दूसरा यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं हेमोसाइट्स। यहां पर क्या होते हैं? हेमोसाइट्स, यानी खलीए। साइट्स जब भी हम बोलते हैं तो साइट्स का ये जो वर्ड होता है इंग्लिश में, ये SYTES जब भी लगता है तो इसका एक मीनिंग क्या होता है? खलिया। तो इसके पास क्या होते हैं? खून के खली होते हैं। फिर कॉकरोच का जो कल्ब है, कॉकरोच का जो कल्ब है, जो दिल है, ये लंबा उजली ट्यूब होता है। ये कैसा होता है? लंबा और उजली ट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? लंबा उजली ट्यूब होता है, जो थोरैसिक और एब्डोमेन के दरमियानी जोहरी खत के साथ साथ होता है, यानी ये दरमियान में, यानी मिडल में है। और जोहरी और बतनी, जोहरी मतलब बाहर की जानिब, डॉर्सल साइड में होता है, पीछे के जानिब में होता है। ये खीफ की साख्त, खीफ की साख्त का खाना होता है, जिसके दोनों तरफ ऑस्टिया, जिसके दोनों तरफ क्या होता है? ऑस्टिया। ये ऑस्टिया का मतलब क्या होता है? ऑस्टिया का मतलब होता है, ऑस्टिया का मतलब होता है सुराख। ऑस्टिया का मतलब क्या होता है? ऑस्टिया का मतलब होता है सुराख। ऑस्टिया का मतलब क्या होता है? सुराख होता है। सांस से खून ऑस्टिया के जरिए कल्ब में दाखिल होता है, और जो फिर बाहर की तरफ साइंस में चला जाता है। अब ये जो साइंस साइंस बोल रहा हूं मैं, ये है साइनस। ये क्या है? साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है? साइनस का मतलब होता है खुला हुआ हिस्सा, ओपन चैम्बर। तो यहां पर क्या होता है? हमने पहले ही कहा कि इनके पास जो दौरान खून का निजाम है वो कैसा है? खुला दौरान खून का निजाम है, ओपन सिस्टम है। तो खून क्या होगा? खून ये जो चैम्बर्स है, ये जो छोटे छोटे खीफ की साख के खाने हैं, उनके जरिए आएगा। और यहाँ पर ये जो खाने होते हैं, ये टोटल 13 खाने होते हैं। इनका जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, इनका जो होता है वो 13 होता है, 13 चैम्बर का इनका हार्ट होता है। और ये जो चैम्बर्स होते हैं ये खीफ की तरह होते हैं, यानी ऊपर से नली के जैसे हो गए और नीचे से एकदम ब्रॉड बेस होगा, चौड़ा उनका क्या होगा?
पेंदा होगा, तो बड़ा पेंदा और छोटा उनका क्या होगा, मुंह होगा। तो इस तरह का जो साख्त होती है उसको क्या कहते हैं हम, खीफ की तरह यानी फनेल की तरह दिखने वाला ये शक्ल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, फिर उसके बाद दूसरा वाला चेंबर, फिर तीसरा वाला चेंबर, इस तरह से। तो इस तरह से छोटे 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 13 चेंबर होते हैं, और इनके अंदर जो ये ओपनिंग है इसको कहा जाता है ऑस्टिया। यहाँ जो होल है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। ठीक है, खीफ, खीफ, खैफ नहीं, खीफ। ठीक है, तो कितने चैम्बर होते हैं, 13। नाउ अमल तनफुस, अब इनका जो अमल तनफुस होता है वो अमल तनफुस कैसा अंजाम देते हैं, यानी जो सांस लेने का इनका अमल है। तो इससे पहले भी अगर आपको याद होगा जब हमने अमल तनफुस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अमल तनफुस के लिए जानदारों में अलग अलग आजू होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो उसमें से हमने कॉकरोच के मामले में पढ़ा था कि उनके पास क्या होता है, ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। याद आ रहा है, नालियों का जाल होता है, याद आ रहा है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। हमने अलग अलग जानदारों के अंदर जब पढ़ा था, हाँ, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो निजाम अमल तनफुस, अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो निजाम तनफुस ट्रेकिया के जाल का बना होता है, ट्रेकिया के जाल का बना होता है। तो यहाँ जो निजाम अमल तनफुस है वो किससे बना हुआ है, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखिए, ट्रेकियल ट्रंक, यानी ये छोटी छोटी ट्यूब है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स है, इस तरह से ये ट्यूब्स आगे चल के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ट्रेकियल ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है, यहां से हवा दाखिल होती है, यहां से। ठीक है, तो ये ट्रेकियल ट्यूब वाला जाल का हिस्सा होता है जो 10 जोड़े छोटे छोटे सुराख वाले स्पाइरकल, यहां पर याद रखना है कहां पर जाके खुलता है, स्पाइरकल में खुलता है, जो जिस्म के जानिबी हिस्सों में पाया जाता है, यानी लैटरल हिस्सों में, आजू बाजू में पाया जाता है। पतली शाख वाली नली जिसे वो क्या कहा जाता है, ट्रेकियल ट्यूब, जो ट्रेक्यूल्स में बांटा बटा होता है। यानी यहां पर क्या होता है, यहां होती है ट्रेक्यूल्स, यहाँ क्या होती है, ट्रेकियल्स, ट्रेकियल से जो छोटा हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रेक्यूल्स, वो क्या बनेगा, ट्रेक्यूल्स। तो ये बड़ा ट्यूब है और ये उससे बनने वाली छोटी छोटी ट्यूब्स है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेक्यूल्स कहा जाता है। हवा से ऑक्सीजन, अब होगा क्या, ये हवा से क्या लेंगे, ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। अब ये क्या करेगा, ये जो ट्रेकियल सिस्टम है, स्पाइरकल ये बाहर का ओपनिंग है, स्पाइरकल से हवा आएगी, ट्यूब में जाएगी, ट्यूब उसको लेकर जिस्म के सारे छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो स्पाइरकल्स है, स्पाइरकल ऐसा समझिए कि ये उनके जिस्म की खिड़की है, जो बाहर खुलती है तो हवा अंदर आती है। तो ये स्पाइरकल जो होती है, स्पाइरकल्स का जो खुलना है वो स्फिंक्टर्स, किसकी मदद के जरिए, स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल होता है। यानी यहाँ पर एक रेगुलेटर होता है, एक खटका होता है, एक बटन होता है जिसके जरिए वो खिड़की खुलती है। यानी ये जो स्पाइरकल्स है उनको खोलना, उनको बंद करने का काम कौन करते हैं, स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं। नुफूस के जरिए, नुफूस के जरिए ट्रैक्यूल्स में गैसों का अदला बदली होती है। यानी अदला बदली का मतलब यहां पर क्या है, एक्सचेंज। दूसरा मतलब क्या है, तबादला, क्या होता है, तबादला, और दूसरा मतलब क्या है, एक्सचेंज। तो ये जो गैसों का एक्सचेंज है, गैसों का जो तबादला है, ये नुफूस के जरिए, नुफूस के जरिए मतलब, नुफूस के जरिए का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मकदार से कहा जाएगी कम मकदार की तरफ। तो कल भी मैंने ये बात आपको बताया था, परसों भी ये बात बताया था कि जो नुफूस होता है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है, चीजें अपनी अपनी ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जाती है। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट,
बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं, इसके आगे क्या है, तो इसके आगे इनके पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इनके जिस्म में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या हम ये कहेंगे इनके जिस्म के अंदर जो खारिजी निज़ाम है वो क्या करता है, कैसे वो इस्तेखराज का अमल करता है या अमल इखराज करता है। तो हमने पहले ही कहा कि इनके जिस्म में क्या होती है, मालफिजियल टिब्यूल्स होती है ना। हमने कहा कि इनके पास जो गट्स होते हैं, मिड गट और जो हाइंड गट होती है, वहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे की तरह दिखने वाले शक्ल होती है, ये वाली, ये दिखने वाली जो शक्ल है, इसको क्या कहा जाता है, मालफिजियन टिब्यूल। क्या कहा जाता है इसको, मालफिजियन टिब्यूल्स। ये मालफिजियन टिब्यूल की यहां बात हो रही है, यानी यहां बात हो रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी बात हो रही है यहां पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी बात हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना। तो मालफिजियन टिब्यूल्स, कौन सी टिब्यूल्स, मालफिजियन टिब्यूल्स के जरिए इखराज के अमल आता है या इखराज का अमल अंजाम दिया जाता है। तो इनके पास जो ऑर्गन है उसको याद रखिए। जैसा हमारे जिस्म में अमल इस्तेखराज कौन करता है, किडनी। हमारे जिस्म में अमल इस्तेखराज कौन करता है, किडनी। और मेंढक के जिस्म में कौन करता है, कल हमने देखा मेंढक के जिस्म में जो अमल इस्तेखराज होता है वो कौन सा पार्ट करता है जी, जल्दी बताइए। कल हमने पढ़ा है अमल इस्तेखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है, कौन सा अमल इस्तेखराज होता है, याद आ रहा है? कल हमने पढ़ा था नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? यूरिनिफेरस टिब्यूल, बहुत अच्छे, यूरिनिफेरस टिब्यूल याद आ रहा है, बहुत अच्छे। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, मालफिजियन टिब्यूल्स होती है। तो अगर हम इंसानों की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है। मेंढक के अंदर बात करेंगे तो उनके पास यूरिनिफेरस टिब्यूल होता है। और यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन है, मालफिजियन टिब्यूल। कौन होता है यहाँ पर, मालफिजियन टिब्यूल। और ये जो यूरिनिफेरस टिब्यूल होती है ये नेफ्रिडियोपोर के जरिए जिस्म से क्या होती है, बाहर लेकर जाने का काम करती है। फिर हर एक गुदूदी टिब्यूल, हर एक गुदूदी टिब्यूल और सीलिएटेड खलिए से क्या होता है, घिरा होता है। तो ये जितने भी मालफिजियन टिब्यूल है उनमें एक होगा गुदूद और दूसरा होगा सीलिएटेड खलिया, यानी जिसके ऊपर धागे की तरह दिखने वाले क्या होंगे, शक्ल होगी, जो नाइट्रोजनी बेकार महासिल को क्या करेगा, जज्ब करता है और उसे यूरिक एसिड, देखिए कल भी बात हुई थी, यूरिक एसिड में क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। कल आपको याद होगा, कल भी हमने पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या निकलता है, यूरिया। इन केस ऑफ मेंढक, मेंढक के जिस्म में हमने क्या पढ़ा था, यूरिया। इसलिए हमने कहा था कि उनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है उनको, यूरिकोटैलिक। वैसे ही इनके जिस्म में क्या होता है, यूरिक एसिड। तो इनके पास जो होता है उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, इनके पास जो होता है वो क्या होता है, इनके जिस्म में होता है यूरिक एसिड। इनके जिस्म से क्या निकलता है, यूरिक एसिड। क्या निकलता है इनके जिस्म से, खराजी मादा, यूरिक एसिड। इसलिए इन एनिमल्स को या कॉकरोच को कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है इसको, यूरिकोटैलिक। अब ये यूरिकोटैलिक का अमल क्या होता है, ये यूरिकोटैलिक का अमल क्यों अंजाम दिया जाता है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये लफ्ज मैं आपको याद भी दिलाऊंगा और ये लफ्ज के मामले में आपको मैं वहां पूछूंगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तब्दील कर देता है, जो हाइंड गट यानी जो पिछला वाला पार्ट है उसके जरिए ये क्या हो जाता है, बाहर खारिज हो जाता है। इसलिए इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं
उनको क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसके अलावा चर्बी, जिस्म में नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज गुदूद भी खारिज होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इनके जिस्म के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं और यूरिकोज गुदूद होते हैं। ये होते हैं यूरिकोस हुदूद होते हैं। इसी तरह से इनके जिस्म में क्या होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं और इसी तरह से इनके जिस्म में क्या होती है, फैट यानी चर्बी होती है, जो क्या करते हैं, जिस्म से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको खारिज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जा रहा है एनस, ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे, बाहर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ जमा करेंगे और यहाँ से फिर वो यहाँ लेकर आएंगे। ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल यहाँ जमा हो रहा है, इस तरह से माल्फिजियन ट्यूब्यूल फिर जिस्म से एनएस के जरिए जिस्म से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और जो भी यूजफुल मटेरियल है उनको जिस्म क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, दोबारा क्या कर लेगा, जज्ब कर लेगा। और ये जो पूरा जिस्म का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हाइंड गट, जिसमें इंटेस्टाइन भी है, जिसमें क्या है, रेक्टम। तो इस तरह से क्या हो गया, यहां पर है माल्फिजियन ट्यूब्यूल और उसके पीछे है हाइंड गट वाला पार्ट, ठीक है। जी, उसको क्या कहते थे, उनको यूरियोटैलिक, और इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल, ठीक है। तो ये इनके जिस्म का क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना अब हम कॉकरोच के अजबी निजाम की बात कर रहे हैं। कॉकरोच की किसकी बात कर रहे हैं हम, अजबी निजाम की बात करने वाले, कि इनके पास किस तरह से इनके जिस्म को कंट्रोल किया जाता है। जैसा हमारे पास भी क्या है, अजबी निजाम है, हमारा दिमाग है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम हराम मगज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके जिस्म में भी क्या है, अजबी निजाम है। ना इनका जो अजबी निजाम है, या जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल सिस्टम, क्या कहते हैं उसको, न्यूरल सिस्टम। ना कॉकरोच का जो अजबी निजाम है वो मुख्तलिफ हिस्सों में सजा हुआ गैंग्लिया, क्या होता है, गैंग्लिया का बना होता है। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, गैंग्लिया का मतलब होता है बंच। किसका बना होता है, बंच, बंच। न्यूरॉन, बहुत सारी अजबी खलिए होते हैं, वो अजबी खलिए होते हैं, उनके जरिए वो बना हुआ होता है। जो बतनी जानिब मतलब सामने की जानिब जुड़े हुए लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये एक गैंग्लिया है, ये दूसरा गैंग्लिया, ये तीसरा गैंग्लिया है, ठीक है। तो ये जो गैंग्लिया है, इन गैंग्लिया को जोड़ने वाले ये जो है ना, इनको क्या कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्शन या लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। तीन गैंग्लिया जो होती है, तीन गैंग्लिया ये थोरैसिक में, यानी ये देखिए थोरैसिक में, एक दो तीन, तीन गैंग्लिया कहाँ है, थोरैसिक में। और छह कहाँ पर होते हैं, तो छह होते हैं एब्डोमेन में। छह कहाँ पर होते हैं, एब्डोमेन में, यानी एक दो तीन चार पांच और छह। तो यहाँ पर इस तरह से एब्डोमेन में कितनी होती है, छह होती है। थोरैसिक में कितनी होती है, तीन गैंग्लिया होती है। बंच ऑफ अजबी खलिए होते हैं। कॉकरोच का जो कॉकरोच है उसका जो अजबी निजाम है ये पूरे जिस्म में फैला होता है, यानी सारे न्यूरॉन पूरे जिस्म के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। अजबी निजाम का थोड़ा सा ही हिस्सा सर में, जबकि बेशतर हिस्सा बाकी जिस्म के बतनी हिस्सों में मौजूद होता है। यानी हमारा ये जो अजबी निजाम है इसका बहुत छोटा सा पार्ट इनके हेड में है, बाकी का पूरा जो है वो इनके पूरे जिस्म के बतनी जानिब में क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसलिए अब ये आप समझ सकते हैं कि अगर कॉकरोच का सर हम काट दें, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कॉकरोच को काटने के बाद भी उसका सर अगर आप निकाल दे, उसका हेड अगर निकाल दे, तब भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक वो क्या करता है, जिंदा रह सकता है। तो कॉकरोच का अगर आपने सर निकाल भी दिया तो वो कॉकरोच 8 दिनों तक तो कम से कम वहां क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। फिर सर के हिस्से में दिमाग की नुमाइंदगी। अब ये दिमाग की नुमाइंदगी का मतलब क्या है कि उनके पास दिमाग नहीं है लेकिन दिमाग की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन। क्या कहा जाता है इसका, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन। तो ये जो हिस्सा है इनको कहा जाता है सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन। ये सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन इनके जिस्म में किसका है,
किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? ब्रेन की नुमाइंदगी कर रहा है, या ब्रेन की तरह ये क्या करता है, उनके जिस्म के अंदर क्या करता है, काम करता है। ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। फिर जो एंटीना और मुरक्कब आंख, एंटीना और मुरक्कब आंख, एंटीना मुरक्कब आंख का मतलब है कॉम्प्लेक्स आई तक एसाब को भेजता है। यानी यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाए कि जो एंटीना है और जो हमारी जो एंटीना है, जो आंख है कॉकरोच की, झिंगुर की, वो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ब्रेन तक जो न्यूरॉन जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, या कौन से वाले ब्रेन से जा रहे हैं? तो आपको उसका जवाब आना चाहिए सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन की शक्ल नहीं है, बल्कि यहाँ पर बंचेस ऑफ न्यूरॉन है, या बंचेस ऑफ अजबी खलिए है। बहुत सारे अजबी खलिए मिलके यहाँ पर क्या बनाते हैं, गैंग्लियन। ये सरकम एसोफेजियल को मिजोर के जरिए और सब एसोफेजियल को जोड़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरकमफेजियल कमीशर है और सब एसोफेजियल गैंग्लियन है। यहाँ पर दो तरह के गैंग्लियन है। तो एक है सरकमफेजियल, सरकमफेजियल का मतलब होता है सराउंडिंग में, आजू बाजू में, उसके अतराफ में, तो सरकमफेजियल। और दूसरा कौन है, सब एसोफेजियल। एक है सुपरा एसोफेजियल यानी एसोफेगस के ऊपर, दूसरा है सुपरा एसोफेजियल यानी एसोफेगस के पीछे। सब और सुपरा, तो जो सब एसोफेजियल है उनके साथ कनेक्शन करवाने का काम कौन करता है, म्यूसस। ठीक है। और एसोफेगस के चारों तरफ अब ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक ऊपर है, एक नीचे है, और इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, ये सुपरा और ये सब एसोफेजियल, और ये कौन है, ये सरकमफेरेंस। ये कौन है, सरकमफेजियल एसोफे कमीशन। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ गए हुए। तो अब ये क्या बनाएंगे, एक तरह का ऐसा भी रिंग बनाएंगे। ये क्या बना देंगे, एक तरह का ऐसा भी यानी रिंग बना देंगे। यानी ये गैंग्लियन का एक क्या बन जाएगा, रिंग की तरह दिखने वाला सर्कुलर हिस्सा बन जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? देखिए बात थोड़ी जल्दी हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है। किसी को डाउट है यहां पर? बात समझ में आ रही है क्या, बहुत जल्दी हो रही है? मैं स्पीड में हूं, या आप लोग सब जाके सो गए, या आप लोग सब बैठे हुए हैं कुछ देख नहीं रहे, ऐसा कोई तो नहीं है? ठीक है ना, जल्दी जल्दी तो होगा बच्चों। उसका रीजन ये है कि हमको इसको बहुत फास्ट खत्म करना है। दूसरी चीज ये है कि असल में मेरी जुमा की नमाज रह गई है, क्योंकि मैं अपनी क्लास क्लास खत्म करके फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर आके उर्दू वाली क्लास अलग से लेता हूँ। इसलिए मैं अभी नमाज के लिए गया नहीं, अभी यहाँ पर जमात है। तो जमात है, उस जमात के लिए मेरे को निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इतना टॉपिक समझ लेंगे और इसके बाद की जो भी सारी चीजें हम वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि अगर क्लासेस को हम सुबह सुबह अगर 5:45 से अगर स्टार्ट करते हैं तो फजर के बाद कितने लोगों को इस टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सुबह हम 5:45 यानी हमारी 5:30 बजे तक जमात हो जाती है, 5:30 बजे तक नमाज खत्म हो जाती है। 5:30 बजे अगर नमाज खत्म हो जाती है तो 10 मिनट के डिफरेंस से या 15 मिनट के डिफरेंस से अगर हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलेगा। तो हम कल क्या करेंगे, कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी 5:45 को, 5:45 से यही 4:45, 5:45, पौने नहीं, 5:45, 5:45, 7, 7:45,
फिर वो क्लास 8 बजे तक चले जाएगी। क्लास कब तक चले जाएगी? 8 बजे तक चले जाएगी। अच्छा एक काम करिए, एक तो केमिस्ट्री की क्लास को अपन 7:45 से रख देंगे। केमिस्ट्री की क्लास को 7:45 या 8 बजे से कर देंगे। तो सुबह सुबह आप लोग केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी फ्री हो जाते हैं, दिन भर आपके पास स्टडी के लिए मौका रहता है। आपकी कौन सी क्लास है सालिया बेटा सुबह? अरबी है, कौन सी क्लास है? अच्छा, तो आपकी क्लास सुबह कितने बजे से हो रही है? 7:30। हाँ ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और 5:30 बजे से अगर ले तो फजर की नमाज बॉयज की हो जाएगी क्या 5:30 बजे तक? हाँ ठीक है, चलिए 5:30 बजे, 5:30 बजे से इंशाल्लाह हम कल से क्लास लेंगे। सुबह 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 बजे फ्री हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है चलिए, अब मैं इसको कल ही हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अब इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलिए, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।